नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की उप समिति ने अनुशंसित 54 राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के लिए आगामी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों के लिए आपको बताते चले कि व्यय परिवर्तन शुल्क और अर्थदंड से छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद की 17वीं बैठक राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। इसमें जो प्रमुख निर्णय है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मंत्री परिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्री परिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि 29 नवंबर को कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हार की समीक्षा की जाएगी और आगे के बेहतर प्रदर्शन को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं ईवीएम से चुनाव लड़ने पर कहा कि विकसित देश ईवीएम का उपयोग करने से बचते हैं और चुनाव में बैलेट पेपर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बैलेट पेपर में धांधली कम होती है। इसलिए सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर विचार करना चाहिए। पूर्व कैबिनेट ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है और जगह जगह नशीले पदार्थ मिलते हैं। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां सरकार के लेवल पर लगातार हो रही है। चुनाव आयोग मतदाता सूची बना रही है और सरकार के स्तर पर जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां हो रही है और कुछ और कार्यवाहियां बची है। उन कार्यवाहियों को जल्द से जल्द करके बहुत समय से चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ कागजी कार्रवाई होती थी। हम लोगों ने तो बजट भी दे दिया था, पैसा भी सैंक्शन कर दिया था, पैसा भी बजट से रिलीज कर दिया था। अब सरकार को काम करके दिखाना चाहिए, लोगों को मुआवजा देना है और सड़क बनाना है। स्काई वॉक के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है और स्काई वॉक वैसे भी बेकार है और उसको बनाना नहीं चाहिए था, इसलिए उस पर कोई निर्णय ये सरकार भी नहीं कर पा रही। बनाने का टेंडर 2 बार उसका निरस्त हो चुका, तीसरा टेंडर भी निकला है, वो भी निरस्त हो जाएगा, तो अब बेकारी है, उसमें कुछ होना जाना है नहीं। और रायपुर के जिला सहकारी बैंक में 2023 में 10 करोड़ के स्कैम का मामला सामने आया था। इसके अलावा अब मोहनलाल नामक व्यक्ति के ऊपर एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि उनके बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए आए हैं और जब उनसे इस बात की पूछताछ की गई तो उनका कहना है कि उन्हें इन पैसों की कोई जानकारी नहीं है। एनएसयूआई का आरोप है कि जो घोटालेबाज है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और वो आज भी बैंक में कार्यरत है और इसी कड़ी में एनएसयूआई ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कार्रवाई न होने की स्थिति में आने वाले समय में रायपुर कलेक्ट्रेट के घेराव का भी चेतावनी दे दी है। देखिए, बीते वर्ष 2023 में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में लगभग 10 करोड़ का घोटाला देखने को मिला है। उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष माननीय पंकज शर्मा जी ने मौधापारा थाने में भी इस मामले की शिकायत की। एफआईआर पंजीबद्ध हुआ, कार्यवाही के मोड में पूरी तरह सरकार थी। फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दोषी पक्षों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। जिन लोगों ने इस घोटाले को अंजाम दिया वो लगातार आज भी बैंक में अपनी सेवा दे रहे हैं। हमारी मांग है कि जो इस घोटाले को अंजाम दिया है उनको निलंबित किया जाए। निलंबन न करने की स्थिति में रायपुर एनएसओ जल्द ही रायपुर कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सबसे पहले कांग्रेस ने लोकसभा में शतक लगाया। उन्होंने प्रियंका गांधी को जीत की बधाई दी, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर ईवीएम में मतदान कराने पर आपत्ति जताने की बात कही। उन्होंने कई मामले उदाहरण देते हुए ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया और उसके वजह से समय ज्यादा लगता था। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साहु जी को, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को कि 40 करोड़ 71 लाख रुपए की जो सड़क की स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है, उसमें जल्द ही टेंडर लगकर आने वाले 2 माह के अंदर काम प्रारंभ हो जाएगा। मनेंद्रगढ़, चिरबरी, भरतपुर जिले के जनकपुर में 11वीं छात्रा से गैंगरेप करने वाले आरोपी प्रिंसिपल और लेक्चरर को डीपीआई ने निलंबित कर दिया है। वह डिप्टी रेंजर को पीसीसीएफ सरगुजा ने सस्पेंड करने का आदेश बीते मंगलवार शाम जारी किया है। आपको बता दें कि मामला जनकपुर थाना इलाके का है, जहां डिप्टी रेंजर को सरगुजा पीसीसीएफ ने निलंबित कर दिया है। गैंगरेप के आरोपियों को न्यायालय से जेल भेजा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पप्पू, देखिए, ये जो पूरा मामला है बेहद जो है घिनौना अपराध किया गया है, एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया है। अब तक क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला मनेंद्रगढ़ जिले के जनकपुर थाना क्षेत्र का है, जहां भरतपुर ब्लॉक के देवगढ़ हाई स्कूल में प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिए गए। इन तीनों पर स्कूल की एक 11वीं क्लास की नाबालिग छात्र के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल अशोक कुशवाहा, शिक्षक राघवेंद्र कुशवाहा और शिक्षक कुशल सिंह परिहार के साथ एक वनकर्मी बंसीलाल भी इस कांड में शामिल है, जहाँ चारों लोग सप्ताह भर से छात्र को किराए के मकान में ले जाकर रेप कर रहे थे। जी पप्पू, परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी, इस पूरे मामले में तो परिजनों ने साफ साफ आरोप लगाते हुए बताया कि शिक्षा विभाग जिस तरह से लापरवाही बरत रही है, लगातार इस प्रकार के जो मामले हैं छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं, जिस पर कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जहां पर शिक्षा विभाग तो एक तरफ तो अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन वही जमीनी स्तर पर देखा जाए तो शिक्षक की स्थिति बद से बदहाल है, जहाँ शिक्षक ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे कि आज गुरु इस कलयुग के युग में तार तार होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, परिजनों का क्या कुछ मांग है? सजा को लेके क्या कार्रवाई चाहते हैं वो? फरार के परिजनों ने सरकार से यही मांग की है कि इन चारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो दूसरी तरफ यहीं पर जो शिक्षा विभाग है चारों को निलंबित कर दिया है। जी, यह घटना कितने बजे की और कब हुई? जी, यह घटना है पिछले दिनों की घटना है, जहां पर यह देर शाम तक सप्ताह भर से यह लगातार घटना सामने आई थी। जब इस पूरे मामले की जानकारी जब परिजनों को हुई तो परिजनों ने नाबालिग छात्र को ले जाकर संबंधित थाने में जाकर शिकायत दर्ज की, जहां मामले के संज्ञान में लेते हुए तत्काल इस पर कार्रवाई की गई। ये छात्रा कब से प्रताड़ित हो रही थी? क्योंकि हम देखते हैं पप्पू कि कई बार जो खासतौर से अगर महिलाओं की बात कर ले, नाबालिग लड़कियों की बात कर ले, तो वो उनके साथ जो भी दुष्कर्म होता है वो उसे उजागर नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में परिवारजन का क्या कहना है? कब से छात्रा को प्रताड़ित किया जा रहा था?
जी आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक है, नाबालिग जो छात्र की कोई वीडियो पकड़ा हुआ था। इस आधार पर नाबालिग छात्र को महीनों भर से ब्लैकमेल कर रहा था, जहां पर लगातार जो नाबालिग छात्र को ब्लैकमेल करने के दौरान उसे सप्ताह भर से उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। साथ ही साथ जो शिक्षक है और ये जो चारों आरोपी है मिलकर इनको जान से मारने की धमकी भी दी गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, जैसे ही कोई अपडेट आता है हमसे साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू। और आगे बढ़ते हैं। मनेंद्रगढ़ जिले के हाई स्कूल के प्रिंसिपल, 2 शिक्षकों और अन्य पर 11वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी करीब 1 हफ्ते से पीड़िता को एक किराए के कमरे पर ले जाकर वारदात को अंजाम दे रहे थे, जहां पर इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता की वीडियो भी बना ली थी और उसे ब्लैकमेल कर उसका शोषण कर रहे थे। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। इस मामले में शिक्षा विभाग ने भी अपनी कार्रवाई की है। विकासखंड भरतपुर का ये मामला है और आज ही ये 3 शिक्षक के पे एफआईआर हुआ है, वहाँ के थाने ने किया है और एफआईआर की कॉपी हम मंगवाए। और इसमें से अशोक कुमार कुशवाहा जो लेक्चरर हैं, कुशल सिंह परिहार ये भी लेक्चरर हैं, ये दोनों शिक्षकों के कार्यवाही आबलिक निलंबन का प्रस्ताव हमने संचालक महोदय को भेज दिया है। और तीसरा जो शिक्षक रावेंद्र कुशवाहा है, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला देवगढ़, इसको हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बलौदाबाजार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाघ का किया गया रेस्क्यू। 9 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया है बाघ। पारस नगर सेक्टर 1 से वन विभाग ने पकड़ा है, जहां बाघ को ले जाया जा रहा है बारनबा पारा अभ्यारण्य। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बाघ को अब ले जाया जा रहा है। 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो है बाघ को अब पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। ये बड़ी जानकारी बलौदाबाजार से दे रहे हैं, जहां बाघ के दहशत में लगातार लोग जी रहे थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और इस बीच वन विभाग ने लगातार शिकंजा कसा और इस बीच बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया है। और इस रेस्क्यू को करने में लगभग 9 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा है। और देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जहां वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को अब अपने पिंजरे में कैद कर लिया है। और कहीं ना कहीं अब लोग राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोग बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि इस दहशत में थे कि कहीं बाघ उन्हें अपनी शिकार न बना ले। और ऐसे में अब ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को रेस्क्यू कर लिया गया है, बाघ को पकड़ लिया गया है। और वन विभाग अब जो है बाघ को ले जाया जा रहा है। और सक्ती जिले में हुई आदिवासी जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री का मामला अब गरमाने लगा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दोषियों पर एफआईआर कराने की मांग को लेकर पिछले 1 सप्ताह से कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। और वहीं आज गोंगपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाली तानाखार व विधायक तुलकेश्वर सिंह मरकाम धरना स्थल पर पहुंचकर सभा को संबोधित करते हुए जिले में गलत तरीके से आदिवासी वर्ग की जमीन को सामान्य वर्ग द्वारा बिना अनुमति खरीदने की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन को 10 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई करने को कहा। कार्रवाई नहीं होने पर सख्ती बंद एवं जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने की बात कही। आज का इसके दो हमारा जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अनिश्चित धरना है, इस धरना का स्पष्ट उद्देश्य कि यहाँ पर हो रहे गलत हो रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जो जमीन आदिवासी जमीन कह रहे हैं इस आदिवासी को हस्तांतरण अब इसकी नहीं हो सकती। जो रजिस्ट्रार महोदय है किसके दबाव में आके रजिस्ट्री किया या फिर नियम कानून नहीं जानते क्या, यदि इस तरीके से ये एक मामला यहाँ पर हमको संज्ञान में आया, परंतु बहुत सारे लोग अभी जिस तरीके से हमने यहाँ पर धरना दिया तो अभी तक के हमारे पास 50 से अधिक मामले संज्ञान में आ चुके हैं।
बलरामपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फाइनेंस कंपनी के फरार आरोपी रामनुजगंज पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने भारत फाइनेंस कंपनी में कार्यरत रहते हुए आर्थिक गबन किया था और साथ ही पिछले 1 साल से आरोपी पुलिस ने छिपता चल रहा था, जिसको आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया है। पिछले 1 वर्ष से विभिन्न स्थानों पर लुका छिपी कर रहा था और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने बैंक से ग्राहकों को मिलने वाली राशि और जमा राशि से कुल रकम 37,99,000 रुपए का गबन कर धनराशि को अपने व्यक्तिगत काम के लिए उपयोग किया था, जिस पर जांच के दौरान अन्य 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बिलाईगढ़ विधानसभा के पत्थर खदान में बने झोपड़ी में सो रहे व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है, जहां आजू राम टंडन नामक व्यक्ति की शव झोपड़ी के जमीन पर पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि व्यक्ति पत्थर खदान में चौकीदारी का काम करता था। रोज की तरह वे खदान में बने झोपड़ी में सो रहा था और सुबह जब उठने में उसे देर हुई तो पता चला कि उनकी मौत हो गई है। झोपड़ी के आसपास पे लगे घास फूस व छोटे छोटे पेड़ पौधों को देखकर अंदेशा जताया जा रहा है कि जहरीले कीड़े या सर्प के काटने से मौत हुई है। राम बंजारे मैं उनका साढ़े हुआ तो हमने वो देखी ना तो शरीर काला पड़ गया है और देखते में पूरा मतलब पूरा जानकारी है से अनुसार से पूरा वहाँ सांपे काटे हवा समझा वाला सांपे काटे हवा वाला काबर देते में पूरा काला पड़ गया शरीर है। क्या घटना घटी है जिसके सामने आया है? सर उसको देखने पे तो ऐसा प्रतीत होता है उसका शरीर काला पड़ रहा है, कोई जहरीला सांप वगैरह उसको काटा जैसे लग रहा है। सर हम लोग अनुभव से क्या काम कर रहा था? ये वही छपुरा पत्थर खदान में मजदूरी के काम करता था। वैशाली नगर विधानसभा के 1200 लोगों ने विधायक विकेश सिंह के आह्वान पर द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। विधायक सिंह ने कहा कि सभी जरूर ये फिल्म देखें। आपको बता दें कि वैशाली नगर विधायक विकेश सिंह ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में 35,000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी को सदस्य बनाया है। वहीं उनकी आईडी से बीजेपी के सदस्य बनने वाले लोगों को सहित उन्होंने इच्छुक आमजनों को साबरमती फिल्म निःशुल्क दिखाने की शुरुआत की है। भिलाई के चंद्रा मौर्या छवि गृह में 12 बजे से आज 1200 लोगों ने एक साथ बैठकर इस फिल्म का आनंद लिया। सेन ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनने वाले युवा, महिला, पुरुष व वरिष्ठ नागरिकों से भी ये फिल्म अवश्य देखने के लिए आह्वान किया। देखिए, साबरमती फिल्म सबको देखना चाहिए। गोधरा कांड 2001 में जब हुआ तो उस समय साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई गई। उस समय सरकार हमारी ही थी, लेकिन उसमें पूरा फोकस जो है कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लीडर्स ने, सेंट्रल में उनकी सरकार थी, उन्होंने तोड़ मरोड़ के मीडिया को खरीद कर ये बतलाने में सफल रहे थे कि ये पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, हम लोग धर्म के आधार पर लड़ाई लड़ाते हैं। ऐसा उन्होंने एक संदेश देने का काम किया था। इस फिल्म में जो ये फिल्म है सत्य पर आधारित है। और यूके दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वार्विक विश्वविद्यालय में BAPS श्री राम स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन पूजन कर जगत कल्याण के लिए प्रार्थना की और इसकी जानकारी साझा करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस मौके पर संत समुदाय का शुभ सानिध्य एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान स्वामी नारायण की कृपा सदैव संपूर्ण विश्व पर बरसती रहे, सबसे और सबके जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो और समाज सबका कल्याण हो, और यही प्रार्थना है। ब्रह्म कुमारी केंद्र के अमृत कलश भवन का उद्घाटन एक भव्य चल समारोह में हुआ, जो कि कांटाफोर्ट नगर में आयोजित किया गया और समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई और ब्रह्म कुमारी परिवार के सदस्यों द्वारा पूरे हर्ष और उल्लास के साथ चल समारोह मुख्य मार्ग से निकला गया, जिसका नगरवासियों ने फूलों से स्वागत किया। और वही समारोह में विशेष रूप से ब्रह्म कुमारी संस्थान की क्षेत्रीय प्रमुख BK आरती दीदी का वीडियो संदेश भी भेजा गया, जिसमें उन्होंने इस केंद्र के उद्घाटन को समाज में शांति और सद्भावना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं उद्घाटन समारोह में BK आशा दीदी
बीके रेवती दीदी, बीके शुभांगी दीदी और केंद्र के संचालिका बीके अंशुया दीदी ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और राजयोग अभ्यास कराया। मौके पर बीके आशा दीदी ने कहा कि यह भवन हर व्यक्ति के जीवन में आत्मिक शक्ति और शांति का संचार करेगा। हम सभी मिलकर समाज में एकता और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। तो वही विधायक मुरली भवरा ने भी इस मौके पर ब्रह्म कुमारी संस्थान के कार्यों की सराहना की और कहा कि समाज में शांति और एकता की आवश्यकता है और ब्रह्म कुमारी संस्थान इस दिशा में अद्वितीय कार्य कर रहा है। और ग्राम हताई में हो रही स्टोर क्रैशर के मामले में तुरंत पकड़ लिया है, जहां हल्का नंबर 44 अंतर्गत किसानों ने विरोध करते हुए अपनी पीड़ा बयां करते हुए मंगलवार को उज्जैन जनसुनवाई में प्रशासन को आवेदन देकर अवैध रूप से क्रैशर लगाने की मांग काम का विरोध किया। किसानों ने शिकायत कर अनुमति रद्द करने की मांग की। किसानों का कहना है कि रसूखदारों के दबदबे से हमारे आसपास की फसल को नष्ट करने का कार्य चल रहा है। हम प्रेशर मशीन की समस्या लेके आए हैं, जिससे हमारे यहाँ पे धूल प्रदूषित होगा, जमीन बंजर होगी, खेती करने योग्य नहीं बचेगी, बोरवेल हमारे खराब हो जाएंगे। हमारी आजीविका चलने वाली खेती है, पास में ही प्रेशर मशीन डल रही है। प्रेशर मशीन से नुकसान होने के लिए हम आज आवेदन देने आए हैं। अच्छा, नई प्रेशर मशीन डल रही है? नई प्रेशर मशीन डल रही है, उसको निरस्त करवाने की परमिशन लेना है। पंचायत ने एनओसी दे दी? पंचायत ने एनओसी दे दी, पर उसकी कुछ शर्त अलग अलग थी। वहां से पत्थर खोदने की और कहीं अन्य जगह ले जाके पीसने की शर्त थी। अब पंचायत में प्रेशर मशीन लेके आए हैं वो, तो प्रेशर मशीन की तो पंचायत ने भी अनुमति नहीं दी थी, पता नहीं था। अब आज प्रेशर मशीन डाल रहे हैं, इसलिए हम आवेदन करने आए। कहाँ आवेदन दिया अब तक आपने? अभी तक हमने एसडीएम कार्यालय दिया है, जिसके बाद आज कोठी दिया है। और महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर हम होंगे कामयाब अभियान बरेली स्थित जीके पैलेस में रखा गया है, जहां पर अभियान के अंतर्गत फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए जेंडर संरक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक आईपीएस भोपाल प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान मंच पर बाहर से आए सभी अधिकारियों और नगर के स्कूल के छात्र छात्राओं सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पुलिस बल तथा राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित किया और उनको अपनी सुरक्षा के लिए उत्साहित करते हुए कहा कि महिला अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं एवं अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं, परंतु इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। भारत सरकार ने निर्देश है कि इस संबंध में 15 दिन का एक विशेष अभियान और पखवाड़ा चला जाए और हमारे प्रदेश में भी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं और प्रदेश स्तर पर यह अभियान कल से प्रारंभ हुआ है। 25 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक या 15 दिनों में जो जेंडर आधारित हिंसा है या महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं या जो इसमें जागृति पैदा करनी है, विभिन्न जिलों में विभिन्न तिथियों में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और कल से यह सिलसिला प्रारंभ हुआ है। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि आज बरेली में हम एक जिला स्तर का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें अत्यंत वरिष्ठ लोग हैं, मैडम आई हुई हैं जिनको कि इस विषय के संबंध में ज्ञान है। उनका एक बहुत लंबा कैरियर रहा है महिलाओं के उत्थान के संबंध में, उनके विरुद्ध जो अपराध है उनकी रोकथाम के संबंध में काफी ज्यादा अनुभव है उनको। आज वो हम सबसे शेयर करेंगे। इसी तरह से यह इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो न्यायपालिका की तरफ से जो भी प्रयास चल रहे हैं उसके बारे में आदरणीय गौतम जी भी हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। पुरुष कार्य करने के लिए ही बनाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।